वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लेट्स स्टार्ट। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले, इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये इस टॉपिक को मैं बेहतरीन इसलिए कह रहा हूँ, देखो मैं हर टॉपिक को बेहतरीन और इम्पोर्टेंट नहीं कहता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कि डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक था, जैसे कि ये इन्वेंट्रीज वाला टॉपिक था, ये टॉपिक्स को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहता हूँ जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे या जब आप इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप करोगे, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सच टॉपिक्स, इन्वेंट्रीज, है ना। ये ऐसे टॉपिक्स है जो हमारी दाल रोटी है, जो हमारी रोजी रोटी है। ये ऐसे वाले टॉपिक्स है जो हमें यूज करना है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। इन्वेंट्रीज, ओके। तो सर बेसिकली इन्वेंट्रीज मतलब होता क्या है? इन्वेंट्रीज मतलब हमारा स्टॉक होता है। हम कोई भी बिजनेस करते, कोई भी व्यापार करते, तो उसमें हम कुछ जैसे कि ट्रेडिंग करते हैं, तो हम कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना। इफ वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इन दैट सिनारियो हम क्या करते हैं? हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उस पर कोई लेबर करते, कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, उस रॉ मटेरियल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स स्पेयर पार्ट्स लाता है, असेंबल करता है, नैनो बनाता है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के पास भी ईयर एंड में कुछ मटेरियल का स्टॉक होता है, जैसे कि नैनो होगी, या नैनो बनाने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स लगते हैं वो स्पेयर पार्ट्स उनके पास बचे होंगे, मतलब रॉ मटेरियल लगा रखा होगा। या ऐसा भी हो सकता है साहब, उनके पास नैनो तैयार है लेकिन अभी तक चक्के इंस्टॉल नहीं की है, मतलब सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो हमारे पास रह जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे हम कहेंगे इन्वेंट्रीज। ठीक है। हमारे पास ये जितना भी मटेरियल होता है, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, मतलब कंप्लीट आर्टिकल हो, या वो रॉ मटेरियल हो जिन्हें यूज करके हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, या वो सेमी फिनिश गुड्स हो, मतलब रॉ मटेरियल भी नहीं और फिनिश्ड भी नहीं, उसे भी हम क्या कहेंगे? WIP। तो अभी डिटेल में मैं लिखाऊंगा, तब आपको सब समझ में आएगा। ओके। तो एक ब्रीफ मैंने बताया इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है। फ्रेश पेज लेना है, फ्रेश पेज पे हेडरिंग देनी है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कौन डील करता है इन्वेंट्री के साथ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। AS मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये धीरे धीरे समझेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब साहब वो रूल्स है, साहब ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करके वी हैव टू डू दी अकाउंटिंग। जैसे कि हम गाड़ी चलाते, हरी बत्ती दिखी तो चलना है, रेड लाइट दिखा तो रुकना है। ये कैसे पता? ये कहीं ना कहीं लिखा होता है ना साहब, ये कहीं ना कहीं बचपन में हमने पढ़ा है ना साहब। उसी तरह अकाउंटिंग करने के कुछ प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज है। उसी तरह जैसे कि हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, कन्वेंशंस पढ़े थे, मेथडोलॉजी पढ़ी थी, ठीक उसी तरह होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अलग अलग बातों पे क्या क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जैसे कि इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, ये हमें कौन बताता है साहब? ये हमें बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन में देखा था, डेप्रिसिएशन ओल्ड सिलेबस के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हुआ करता था, विच यूज टू डील विद द अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हुआ करता था जो फिक्स्ड असेट से डील किया करता था। लेकिन अब डेप्रिसिएशन क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आई रिपीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इट डील्स विद डेप्रिसिएशन एज वेल एज फिक्स्ड असेट, है ना। तो हर चीज को क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, हर ट्रांजेक्शन को कैसे डील करना है, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जरिए पता चलता है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करनी है, हमारे पास जो स्टॉक है, हाउ टू मेजर, हाउ टू वैल्यू दैट स्टॉक, हाउ टू रिकॉर्ड दैट स्टॉक, ये हमें कौन बताएगा साहब? ये हमें बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये इंटर के सिलेबस में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। लेकिन ये जो इन्वेंट्री टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें पूरा वही है। ठीक है। तो सर इन्वेंट्री मतलब होता क्या है? Inventories are assets held for sale in the
ordinary course of business, in the ordinary course of business लिखा गया इतना, और फॉर कंजम्पशन, और फॉर कंजम्पशन। साहब हमारा स्टेशनरी स्टोर है, हम पेन खरीदते हैं, पेन बेचते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं और बेचते हैं। हमारा साहब रौनक स्टेशनरी मार्ट है ना, हम स्टेशनरी खरीदते बेचते हैं। तो साहब ये पेन हमारे लिए क्या है, इसमें तो हम डील करते हैं ना, तो सर ये हमारे लिए स्टेशनरी हुआ। क्या हुआ सर, ये हमारे लिए स्टेशनरी हुआ, isn't it? सर मैंने एक फ्लैट खरीदा है, मैंने एक फ्लैट खरीदा है। सर वो फ्लैट क्या है, फ्लैट सर हमारे लिए फिक्स्ड असेट हो गया। अगर हमारा बिजनेस है स्टेशनरी का और हम पेन खरीदते बेचते हैं, तो ये पेन हमारे लिए क्या है सर, ये पेन हमारे लिए गुड्स है। गुड्स मतलब इन्वेंट्री है साहब, गुड्स का वैल्यूएशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है। लेकिन सर हमने एक फ्लैट खरीदा है, ये फ्लैट हमारे लिए क्या होगा, फिक्स्ड असेट। फ्लैट हमारे लिए क्या होगा जनाब, फिक्स्ड असेट। अच्छा जी अब जरा ये बताना, हमारा बिजनेस है रौनक इंफ्रा लिमिटेड, रौनक सर का रौनक इंफ्रा लिमिटेड नाम का एक पब्लिक कंपनी है। रौनक सर फ्लैट बना बना के बेचते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में डील करते हैं। तो रौनक सर ने एक नया बिल्डिंग बनाया रौनक हाइट्स, और उसमें 100 फ्लैट्स है। ये 100 फ्लैट्स क्या है सर, फिक्स असेट है ना। ए येड़ा क्या बोल रहा है, 100 फ्लैट्स जो है ये क्या हमारे लिए फिक्स असेट्स है? नहीं सर, ये तो अब है इन्वेंट्री, ये हमारे लिए क्या होगा, इन्वेंट्री। ए बाबू क्या बोल रहा है, कभी फ्लैट को फिक्स असेट बोलता है, कभी फ्लैट को इन्वेंट्री बोलता है, क्या बोल रहा है, एक पे स्टिक हो ना बाबू। फ्लैट क्या है, फिक्स असेट है या इन्वेंट्री है? क्या सर आप भूल गए क्या, आपने टर्मिनोलॉजी वाले टॉपिक में सिखाया था, जिस चीज में व्यापारी बिजनेस एंटिटी जिस चीज में डील करता है ना साहब, सिर्फ उसे ही हम गुड्स बोलते हैं, सिर्फ उसे ही गुड्स बोलते हैं। आप अभी काय में डील कर रहे सर, आप स्टेशनरी का बिजनेस है, तो स्टेशनरी वाला बंदा फ्लैट खरीदता है तो उसके लिए वो क्या है, फिक्स्ड असेट है, उसके लिए वो क्या है, फिक्स असेट है। लेकिन आपका अगर बिजनेस ही प्रॉपर्टी का है, आप फ्लैट बना के बेचते हो, तो इन दैट सिनारियो फ्लैट्स क्या होगी आपके लिए, इन्वेंट्री होगी। टाटा मोटर्स के लिए कार क्या है, असेट है क्या, फिक्स्ड असेट है क्या भैया जी? टाटा मोटर्स के लिए नैनो फिक्स्ड असेट है क्या? असेट है, लेकिन कौन सी वाली असेट है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भैया जी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डे टू डे एक्टिविटी। नैनो बनाता है बेचता है, नैनो बनाता है बेचता है, मैं पेन खरीदता हूं बेचता हूं, खरीदता हूं बेचता हूं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना भैया जी। तो स्टेशनरी वाले के लिए पेन पेंसिल रबर ये सारी चीजें क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना। बिल्डर के लिए फ्लैट बना के बेचना क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो इन्वेंट्री मतलब होता क्या है, इन्वेंट्री मतलब असेट्स, इन्वेंट्री भी असेट्स ही है। आई रिपीट, इन्वेंट्रीज भी असेट्स ही है, लेकिन इन्वेंट्री फिक्स्ड असेट्स नहीं है। इन्वेंट्रीज आर करंट असेट, हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में। असेट्स कितनी प्रकार की है सर, भिन्न भिन्न प्रकार की असेट्स है, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्या होती है, नॉन करंट असेट्स। इन्वेंट्री क्या है, असेट्स है लेकिन करंट असेट है। तो इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्या है भैया जी, इन्वेंट्रीज आर दी असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और फॉर कंजम्पशन, और फॉर कंजम्पशन। जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स क्या करता है सर, टाटा मोटर्स भिन्न भिन्न वेरियस स्पेयर पार्ट्स खरीदता है या बनाता है और उसे असेंबल करके हमें क्या देता है, चमचमाती नैनो। क्या देता है, चमचमाती नैनो। क्या करता है वो, देखो सीट्स खरीदता है, बाद में म्यूजिक प्लेयर खरीदता है, टायर खरीदता है, ग्लास, मिरर, ओके, वायरिंग, ओके, पेंट, ये सारी चीज़ों को खरीदता है, असेंबल करता है, इन पे कोई एक्टिविटीज करता है और उसके बाद हमें देता है चमचमाती येलो कलर की नैनो, चमचमाती येलो कलर की नैनो। तो ये क्या है सर, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ना। तो
ये सारी चीजें जो है सीट्स, म्यूजिक प्लेयर, टायर, ट्यूब, मिरर, वायरिंग, स्पेयर पार्ट्स, इंजन, हॉर्न, ब्रेक, क्लच, केबल, ये सारी चीजें क्या है, फ्यूल टैंक, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे हम होल्ड कर रहे हैं फॉर ओन कंजम्पशन, फॉर कंजम्पशन, है ना। इन्हें कंज्यूम करके हम क्या बना रहे हैं, नैनो। इन्हें कंज्यूम करके हम क्या बना रहे हैं, नैनो। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो गई सर, इन्वेंट्री। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो गई सर, इन्वेंट्री, है ना। ये सारी चीजें सर हमारे लिए इन्वेंट्री का पार्ट है। लिखना चाहते हो लिख लो, इतना लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिखते क्यों नहीं, लिख लो, लिख लो, लिख लो। ठीक है भैया जी, जरा आप ये बताना, ये जो चीजें है, ये जो चीजें है, ये क्या है हमारे लिए, ये है सर हमारे लिए रॉ मटेरियल। ये क्या है, ये है हमारे लिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। इन चीज को मैं यूज करके मेरा फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा, है ना। इन सारे मटेरियल्स को यूज करके आई विल मैन्युफैक्चर माय फिनिश प्रोडक्ट। अगर यहाँ नैनो रेडी है तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनिश्ड गुड्स, है ना। यहाँ नैनो रेडी है तो इसे मैं क्या कहूँगा, फिनिश्ड गुड्स। तो सर प्रोसेस क्या हुई, हमने यहाँ से रॉ मटेरियल डाला, यहाँ से नैनो निकाला, हमने यहाँ से रॉ मटेरियल डाला, यहाँ से नैनो निकाला, मतलब क्या निकाला, फिनिश्ड गुड्स निकाला। सर क्या ऐसा हो सकता है, ईयर एंड, ईयर एंड कब होता है हमारा, 31 मार्च 2021 को हमारा ईयर एंड है। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल रखा हो, यस बिल्कुल हो सकता है। तो हमें 31 मार्च को इन रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि सर 31 मार्च को हमारे पास कुछ फिनिश गुड्स हो, यस हमारे पास कुछ नैनो हमारे स्टॉक में होगी, तो हमें इन नैनो का भी वैल्यूएशन करना पड़ सकता है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च को हमारे पास सेमी फिनिश गुड्स हो, मतलब ऐसी कुछ नैनो हो, जिनको ऐसी कुछ नैनो हो सकती है हमारे पास जिसे हमने सर असेंबल तो कर दिया है लेकिन अभी बेच नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सर अभी उस पर पेंट नहीं किया है, क्योंकि सर उसको अभी हमने ट्रायल रन नहीं लिया है ना। ऐसी भी तो कुछ हो सकती है। तो ये रॉ मटेरियल की गिनती में आएंगी क्या, नहीं सर रॉ मटेरियल तो नहीं है, हमने इस पे कुछ एक्टिविटीज कर ली, इन्हें असेंबल तो कर लिया है, तो क्या इसे फिनिश गुड्स ले लूं, नहीं सर इसे फिनिश गुड्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सर इसे अभी तक पेंट नहीं किया है, इसमें सर अभी तक हमने हॉर्न इंस्टॉल नहीं किया है, सर इसमें अभी तक हमने एसेसरीज इंस्टॉल नहीं की है। तो क्या बोलना है इसे, सर ये रॉ मटेरियल भी नहीं है, ये तो फिनिश गुड्स भी नहीं है, फिर क्या है ये, इसे हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहेंगे इसे हम, इसे हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी बेचने की कंडीशन में भी नहीं है और रॉ मटेरियल भी नहीं है, रॉ मटेरियल से थोड़ा सा ज्यादा लेकिन फिनिश गुड से थोड़ा सा कम, दोस्ती से थोड़ा सा ज्यादा और उससे थोड़ा सा कम, क्या कहेंगे इसे, WIP, है ना। WIP छाप लो, लिख लो, कॉपी कॉपी कॉपी। लिख लो, लिखते क्यों नहीं। ओके, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड किया भैया जी, इसने इंक्लूड किया रॉ मटेरियल, और क्या इंक्लूड किया भैया जी, WIP, और क्या इंक्लूड किया भैया जी, फिनिश गुड्स, और क्या इंक्लूड करना है भैया जी, और इंक्लूड करना है जनरल पर्पस टूल्स। ठीक है, असेट्स हेल्प फॉर
sale in the ordinary course of business or for consumption. It also includes raw material, WIP, finished goods and general purpose tools. सर जनरल पर्पस टूल्स मतलब क्या होता है? कभी हम फैक्ट्री फ्लोर पे गए हो क्या? कभी फैक्ट्री फ्लोर पे गए हो? एक गलीज फैक्ट्री फ्लोर पे नहीं देखा साहब, हमारी जिंदगी तो सिर्फ क्लासरूम में ही गुजर रही है। एग्जाम हॉल, क्लासरूम, रीडिंग रूम, एग्जाम हॉल, क्लासरूम, रीडिंग रूम, एग्जाम हॉल, क्लासरूम, रीडिंग रूम, यही सर गोल 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 घूम रहे हैं। सर्विस सेंटर पे जाने का कभी मौका नहीं मिला। अच्छा भैया, कभी हमने हमारी टू व्हीलर सर्विस स्टेशन में दी है क्या? वहाँ क्या होता है? नट होता है, बोल्ट होता है, पाना होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है। ये कैसे है? जनरल पर्पस टूल्स है ना, कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, तो इन्हें हम कहते हैं जनरल पर्पस टूल। इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री बोलेंगे। इन्हें भी क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री बोलेंगे। लेकिन कुछ होते हैं सर स्पेशल पर्पस टूल्स, कुछ होते हैं स्पेशल पर्पस टूल्स। स्पेशल पर्पस टूल्स क्या होते हैं? ये ऐसे टूल्स होते हैं, ये कहीं भी यूज नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी के साथ ही यूज करना है। जैसे कि जिग, जिग होता है ना, जैक होता है, जैक, जिग जैक्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी जो कार है, जैसे कि अपनी जो ऑडी है, ऑडी, अगर ऑडी का टायर पंचर होता है तो हम क्या करते हैं? डिक्की में से जैक निकालते हैं, जैक पे कार खड़ी करते हैं, उसे थोड़ा सा गोल गोल घुमाते हैं, कार ऊपर हो जाती है, फिर टायर बदलते हैं, है ना। वो जैक को मैं टूल्स बोलूं क्या? यस ऑब्वियसली वो टूल है। उसे जनरल पर्पस टूल बोलूं क्या? अच्छा भैया, हमारी साइकिल पंचर हो गई तो साइकिल पंचर रिपेयर करने के लिए क्या वो जैक लगाएंगे? साइकिल को वो जैक पर रखेंगे और वो जैक घुमाएंगे, साइकिल का टायर ऊपर आएगा और फिर टायर चेंज करेंगे, ऐसा है क्या? बोलो, जैक, साइकिल पंचर हुई तो मैं क्या कार का जैक साइकिल के नीचे लगाऊंगा और वो जैक गोल गोल घुमाएंगे और साइकिल ऊपर होंगी, फिर टायर निकालेंगे, फिर टायर रिप्लेस करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो क्या इसका मतलब वो जो टूल है, जैक जो टूल है, वो क्या टूल नहीं है क्या? वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूल नहीं है क्या? सर वो टूल है लेकिन जनरल पर्पस नहीं है। फिर क्या है? सर वो टूल है लेकिन वो स्पेशल पर्पस है। क्या पर्पस है उसका? सर कार का टायर चेंज करने का। क्या पर्पस है? कार का टायर चेंज करने का, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? स्पेशल पर्पस टूल। ये कहाँ यूज होता है? ये सर कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट्स में ही यूज होता है। तो इसे मैं AS2 इन्वेंट्री में लूँ क्या? नहीं सर, इसे क्या लेना है? इसे AS10 बोलना है। इसे क्या कहना है? इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करेगा। कौन डील करेगा भैया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और जो जनरल पर्पस टूल्स है उससे कौन डील करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। उससे कौन डील करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 विल डील विद द जनरल पर्पस टूल्स। ठीक है। कॉपी कॉपी कॉपी। अब भैया जी जरा ये बताना, हमारा बिजनेस में हो क्या रहा है? हमारे बिजनेस में हो क्या रहा है? हम कर रहे हैं कुछ परचेस, हम कर रहे हैं सर कुछ परचेस, उसमें से हमने कुछ किया सेल्स, ठीक है। हमने क्या किया? हमने परचेस किया, हमने परचेस किया। परचेस क्या होता है? परचेस सर एक ट्रांजैक्शन होता है। परचेज मतलब ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब एक्टिविटी। लेक्चर नंबर 3 टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। परचेज किया, परचेज मतलब एक ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन मतलब कोई एक्टिविटी हुई। हमने खरीदा और बेचा, बेचा मतलब क्या? अगेन कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई एक्टिविटी हुई, है ना। हमने दो बातें देखी थी। हमने देखा था एक तो ट्रांजैक्शन होता है या कोई इवेंट होता है ना। ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, इवेंट को जनरली रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस का कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे गया तो वो रिकॉर्ड करेंगे क्या? किसी की डेथ हो गई हमारे एम्प्लॉय की तो वो रिकॉर्ड करेंगे क्या? हमारे एम्प्लॉय की एनिवर्सरी है वो रिकॉर्ड करेंगे क्या? एम्प्लॉय क्यों? हमारे चेयरमैन की, हमारे कंपनी के चेयरमैन का बर्थडे है, क्या वो रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन हमने गुड्स खरीदा 100 यूनिट्स, बेचा 90 यूनिट्स, आखिरी में बच गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कोई एक्टिविटी है क्या?
कोई इवेंट है क्या? नहीं। कोई एक्टिविटी है क्या? नहीं। कोई ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं। सर ये तो एक इवेंट है, और हमने अभी तक देखा था इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है क्या? द आंसर इज यस। क्लोजिंग स्टॉक को सर हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को सर हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड क्यों करने का है? क्लोजिंग स्टॉक को सर रिकॉर्ड क्यों करने का है? क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने का सर सीधा सीधा कारण ये है, ये है अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अपन ने परचेज किया कोई प्रोडक्ट, अपन ने 10 यूनिट्स परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹1, तो कितना आ गया परचेज में? 10। ठीक है, परचेज में आ गया 10। अपन ने सेल कितना किया? अपन ने 8 यूनिट सेल किया एट द रेट ऑफ ₹216, एट द रेट ऑफ ₹216। तो अपना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन? सेल्स माइनस परचेस। तो सेल्स है अपना 16, परचेज है अपना 10, तो इक्वल्स टू अपना प्रॉफिट आ गया 6। प्रॉफिट आ गया 6। सही लग रहा है क्या भैया? सेल्स माइनस परचेज इक्वल्स टू प्रॉफिट, बचपन से तो यही सीखा है। क्रेडिट साइड में अपन सेल्स लिखते हैं, डेबिट साइड में अपन परचेज लिखते हैं। परचेज किया था 10 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹1, मतलब 10 रुपये का परचेज था। सेल्स किया 8 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹216 का अपना सेल्स था। सेल्स माइनस परचेज 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6, अपना प्रॉफिट। सही है क्या ए मानुस? सही है क्या? नहीं सर, ये गलत है। क्यों गलत है सर? अपने पास अपन ने खरीदा था 10 यूनिट, बेचा है 8 यूनिट, तो 2 यूनिट्स तो अभी भी अपने जेब में है ना सर। 2 यूनिट्स तो आज भी हमारे पास रखे हैं सर, है ना। तो हमने पढ़ा था सर मैचिंग कंसेप्ट। क्या पढ़ा था सर हमने? हमने पढ़ा था मैचिंग कंसेप्ट। और मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या बोल रहा था? चिक चिक के एक्सपेंसेस को और रेवेन्यू को मैच करना है। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू को मैच करना है। तो अपन ने खरीदा कितना यूनिट? सर अपन ने खरीदा 10 यूनिट, है ना। अपन ने 10 यूनिट खरीदा और बेचा कितना? बेचा सर 8 यूनिट। तो जो हम प्रॉफिट निकालेंगे वो सर 8 यूनिट पे ही निकालना चाहिए। बचे हुए 2 यूनिट्स तो आज भी हमारे पास रखे हुए हैं ना। तो फिर हमारा करेक्ट प्रॉफिट कैसे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमारे जेब में कितना है? हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 8 यूनिट। खरीदा कितने में? हमने खरीदा कितना? 10 यूनिट। बेचा कितना? 8 यूनिट। इसका मतलब सर 2 यूनिट आज भी हमारे पास है। क्या रेट से खरीदा था? 1, तो 2 ये भी हमारे पास है। तो हमारा प्रॉफिट सर 6 नहीं 8 रुपए हुआ। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 6 नहीं 8 रुपए। कैसे? 8 यूनिट्स बेचा एट द रेट ऑफ ₹2, 8 यूनिट खरीदा एट द रेट ऑफ ₹1। 16 माइनस 8, 8 रुपये हमारा प्रॉफिट आना चाहिए था। और हमारी अकाउंटिंग की भाषा में 8 रुपये प्रॉफिट कैसे होगा? परचेस, सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, तब हमारा क्या आएगा? करेक्ट प्रॉफिट। तब हमारा क्या आएगा? करेक्ट प्रॉफिट। तभी हमारा करेक्ट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसीलिए हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री को मेजर करना है। तो लिख लो यहां पे इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड क्यों करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। एग्जाम में आता है ये एमसीक्यू। वाई डू वी रिकॉर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्यों करना है? रिकॉर्ड क्यों करना है? क्यों? क्योंकि हम फॉलो करते हैं मैचिंग कंसेप्ट। क्या फॉलो करते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। उस वजह से हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। चलो कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो। मैचिंग कट हो गया मेरे इससे, लेकिन वो कट नहीं है, लिखना है आपको मैचिंग कंसेप्ट।
ठीक है। ये ऐसा लिख लेना है, क्योंकि बाद में जब आप ये पढ़ोगे तो आपको ये देखकर ही याद आ जाएगा पूरा। लिखना है आपको ये सब। सेल्स माइनस परचेज इक्वल्स टू प्रॉफिट। हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि हमें मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना था, हमें मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना था। ये सारा लिखना है ये, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ये बताना, क्या सर क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का, क्लोजिंग स्टॉक का और हमारे प्रॉफिट का कोई रिश्ता है क्या? कोई पवित्र रिश्ता है क्या? यस सर, क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है वो? लिख लेंगे, प्रॉफिट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोल रहे हो सर? यस, प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू क्लोजिंग स्टॉक। कैसे सर? जैसे कि मान लो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 100, ठीक है। जैसे कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है कैसा होता है? ऐसा होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, सेल्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, और यहाँ पे रेजिडुअल फिगर्स आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ये पता है, ये अपना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे पास ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, और ये फिगर अपनी रेसिडुअल आती है ना। मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू अपना क्या आता है? प्रॉफिट। इक्वल्स टू अपना सॉरी 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 अपना प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेसेस इक्वल्स टू अपना लाते हैं अपन प्रॉफिट, है ना। अपन क्या करते हैं? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेसेस
इक्वल्स टू अपना आता है बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। अब सर आपने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट, कैसे? अब जरा ये बताना, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक का फिगर ज्यादा है अगर मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर तो ज्यादा होगा। आई रिपीट, अगर मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो सर मेरा बैलेंसिंग फिगर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा। वही अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम है मतलब क्रेडिट साइड का फिगर कम आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी तो कम आएगा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट भी तो कम आएगा, जैसे कि क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ गया, अगर क्रेडिट साइड बढ़ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, क्रेडिट साइड कम हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड बढ़ेगा, क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट साइड घटेगा, क्रेडिट साइड घटेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा, है ना। जैसे कि मान लो अपन सेल्स कर रहे हैं 1000 का, ठीक है, हम सेल्स कर रहे हैं 1000 का, ओपनिंग स्टॉक है अपना 200 का, परचेजेस है अपना 600 का, तो उस पे से हमारा प्रॉफिट कैसा आएगा? मान लो अगर अपना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, अगर अपना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी दो बातें, क्लोजिंग स्टॉक में गलती क्या हो सकती है, ये एक तो ओवर स्टेटेड हो सकता है या ये अंडर स्टेटेड हो सकता है। मतलब मिस्टेक अगर इसमें कोई होने वाली है तो इसमें दो तरह की मिस्टेक हो सकती है कि क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 1000, 1000 की जगह हमने लिख दिया 1200, या 1000 था 1000 की जगह हमने लिख दिया 800। अगर हम ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ज्यादा होती है या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम कम करते हैं तो उस वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा हमें ये देखना है। हमें तो वैल्यूएशन सही करना है, लेकिन इन केस हम ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा रिकॉर्ड होगी तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड होंगी तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हमें देखना है, ध्यान देना है, एग्जाम में इस पे सवाल आते हैं ठीक है। मान लो हमने हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 रुपये से ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, 100 रुपये से ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, तो कितना आ रहा है हमारा प्रॉफिट? हमारा प्रॉफिट आ रहा है अभी 300 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है? 300 का प्रॉफिट आ रहा है। मान लो अगर हमने हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 200 रुपये से ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली, जैसे कि सेल्स था अपना 1000, ओपनिंग स्टॉक था 200, परचेज था 600। अब अपन ने क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 होनी चाहिए थी तो 100 के जगह अपन ने 200 रिकॉर्ड कर ली, मतलब 100 रुपये से ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली, तो अपना प्रॉफिट भी क्या आना चाहिए? 100 रुपये से ज़्यादा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 100 रुपये से अपना प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए, है ना। प्रॉफिट ज़्यादा आ गया, कितना? 100 रुपये से। अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी कितनी? 100, लेकिन अपन ने रिकॉर्ड कितना किया? 200, मतलब कितना? 100 रुपया ज़्यादा किया तो अपना प्रॉफिट 100 रुपये से बढ़ गया, है ना। अब मान लो अपन अपनी इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड कर देते हैं, अपनी इन्वेंट्री थी कितनी? अपनी इन्वेंट्री थी 100, लेकिन 100 के जगह अपन ने रिकॉर्ड किया सिर्फ 50 मतलब अपन ने अंडर रिकॉर्डिंग कर दिया, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कम कर दिया, तो प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 250, प्रॉफिट आ रहा है 250, मतलब ये 300 से 250 मतलब कितना? 50 रुपीज लेस। यहाँ क्या आ रहा था? 100 रुपीज ज्यादा। यहाँ 100 रुपीज ज्यादा क्यों आ रहा था? क्लोजिंग इन्वेंट्री थी अपनी 100 की, लेकिन अपन ने रिकॉर्ड की 200, मतलब 100 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था क्लोजिंग इन्वेंट्री में, तो इसलिए अपना क्लोजिंग स्टॉक 100 से ज्यादा आ रहा था। यहाँ क्या किया? क्लोजिंग इन्वेंट्री था अपना 100, लेकिन अपन ने रिकॉर्ड किया 50, मतलब 50 से क्लोजिंग इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड की, इसलिए यहाँ अपना प्रॉफिट 50 रुपये से कम आ रहा था, इसलिए यहाँ अपना प्रॉफिट 50 रुपये से कम आ रहा था। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू क्लोजिंग स्टॉक? प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू क्लोजिंग स्टॉक, क्या ऐसा बोल नहीं सकते क्या हम? बिल्कुल सर, क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? सही है ना ये, प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू क्लोजिंग स्टॉक, क्या गलत है इसमें, है ना। प्रूफ भी कर लिया है ना। अब जरा ये बताना सोच समझ के, जरा सोच समझ के ये बताना, ये तो सर बात हुई क्लोजिंग स्टॉक की, ये तो बात सर आपने क्लोजिंग
सर ये तो बात आपने क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का क्या रिश्ता है? चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ओपनिंग स्टॉक का और ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रिश्ता है? ओपनिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का क्या रिश्ता है? क्लोजिंग स्टॉक का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का क्या रिश्ता है? ओपनिंग स्टॉक का क्या रिश्ता हो सकता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन करके देखेंगे, अपन करके देखेंगे। अपना इन्वेंट सेल्स था 1000, क्लोजिंग स्टॉक था 100, परचेसेस था 600 और ओपनिंग स्टॉक था अपना 200। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 200, है ना। अब ये 200 की जगह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 300, मतलब 100 रुपये से मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैं 100 रुपये से मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा बढ़ा रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? मेरा प्रॉफिट आ रहा है सर 200। मेरा प्रॉफिट आ रहा है 200। इसका मतलब जो मेरा 300 का प्रॉफिट था वो 300 का प्रॉफिट कम होके हो गया 200, मतलब 100 रुपये से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। मैंने किया क्या? मेरा ओपन मैंने किया क्या? जो मेरा ओपनिंग स्टॉक 200 था, 200 से बढ़ा के मैंने ओपनिंग स्टॉक को 300 कर दिया। क्या किया? ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा रिकॉर्ड किया। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा रिकॉर्ड करने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। मेरा प्रॉफिट, अरे यार, मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। कितने से? 100 रुपये से। जितने से मैंने मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया उतने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर इन्वर्स रिलेशनशिप है। अभी भी यकीन नहीं आता? नहीं सर, अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। चलो और एक बार देख लेंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ, पेन लैग कर रहा है, ठीक है, और एक बार ट्राई कर लेते। सेल्स है अपना 1000, परचे क्लोजिंग स्टॉक है अपना 100, परचेसेस था अपना 600 और ओपनिंग स्टॉक 200 था। 200 की जगह मैं रिकॉर्ड करता हूँ 100, मतलब ओपनिंग स्टॉक मैंने कम कर दिया। अब मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? अब मेरा सर प्रॉफिट आ रहा है 400, मतलब कितना? अब मेरा प्रॉफिट आ रहा है अब मेरा प्रॉफिट आ रहा है 100 ज़्यादा, है ना। तो सर क्या मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने मेरा ओपनिंग स्टॉक कम किया? मैंने मेरा ओपनिंग स्टॉक कम किया, तो ओपनिंग स्टॉक कम करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक कम करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता हूं क्या प्रॉफिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ओपनिंग स्टॉक? प्रॉफिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ओपनिंग स्टॉक, ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? आपने तो प्रूफ भी कर दिया सर, है ना। प्रॉफिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ओपनिंग स्टॉक। और सर देखो ना, ये तो यहाँ से भी दिखता है ना सर, हमें यहाँ से भी दिखता है ना। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ रहा है। अगर ये ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया मतलब डेबिट साइड बढ़ गया, डेबिट साइड बढ़ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट तो कम ही आएगा। डेबिट साइड ज़्यादा हो गई तो ग्रॉस प्रॉफिट तो सर कम ही आएगा, है ना। है ना लॉजिकल एकदम? चलो लिखो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो।
ठीक है, कॉपी किया, जम रहा है? ओके, चलो एक बार नोट्स में से ये थोड़ा सा देख लेते हैं। और वैसे ये टॉपिक हम मॉड्यूल से ही कवर करेंगे और ये टॉपिक का ये वाला सेशन जो बेसिक है, मतलब जिसमें सारा इन्वेंट्रीज क्या होता है, इसमें मैं सारा कुछ सिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। लेकिन जो सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर क्लास रिकॉर्डिंग का होगा। सेकंड लेक्चर क्लास रिकॉर्डिंग का इसलिए होगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेक्शन होना चाहिए। इसलिए सेकंड थर्ड जो वीडियो आने वाले हैं इस टॉपिक के, वो क्लास रिकॉर्डिंग के होंगे, इंटरैक्टिव लेक्चर्स होंगे। तो हमारा जो बैच है, बैच में पूरे बैच में सिर्फ आई गेस 3 ही टॉपिक ऐसे हैं जो क्लास रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। एक आपने शायद एक है ये वाला टॉपिक इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के बाद में एक पार्टनरशिप अकाउंट, एक पार्टनरशिप अकाउंट, और आई गेस और एक कोई तो भी टॉपिक है। ऐसे सिर्फ 3 टॉपिक्स है जो क्लास रिकॉर्डिंग से लिए जाएंगे। ओके, बाकी सारे स्टूडियो रिकॉर्डिंग ही मिलने वाली है ड्यू टू कोविड। बस ये कुछ दो या तीन टॉपिक्स ऐसे होंगे जो क्लास रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हमें लगता है। वैसे सारे हमारे पास दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हमें जो पर्सनली लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लास रिकॉर्डेड प्रोवाइडेड करना चाहिए, वो टॉपिक्स हमने क्लास रिकॉर्डेड प्रोवाइड किया। और बचे हुए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें लगता है कि स्टूडियो रिकॉर्डेड देना चाहिए, वो हम स्टूडियो रिकॉर्डेड देने वाले हैं। तो ये इन्वेंट्रीज का ये पहला वाला जो लेक्चर है ये स्टूडियो रिकॉर्डेड मिलेगा। इसके आगे के जो 2 लेक्चर्स है वो क्लास रिकॉर्डेड मिलेंगे, इसीलिए इसे हमने नाम दिया है ब्लेंडेड बैच। ओके, और इतना ही नहीं, अपने सारी एक बार जब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एग्जाम्स को 2 महीने 3 महीने बचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सीए रौनक अग्रवाल या वी स्मार्ट एकेडमी आपका हाथ छोड़ देंगी। आपको एग्जाम तक के कुछ ना कुछ रिविजनरी मटेरियल हम हमारे यूट्यूब चैनल पे देते रहेंगे। जैसे कि अगर आप अभी चेक करते हो सीए फाउंडेशन वी स्मार्ट नाम का हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आज का डेट है 1 दिसंबर या 2 दिसंबर, आज का जो डेट है। आज भी अगर आप YouTube चैनल हमारा ओपन करके देखते हो तो आपको वहाँ पे अकाउंट्स के कुछ ना कुछ लेक्चर्स मिल रहे हैं। जैसे कि कल की डेट पे मैंने एक अकाउंट्स का इन्वेंट्रीज, ये जो अच्छा चलो अपना इन्वेंट्रीज ही चल रहा है, इन्वेंट्रीज का रिविजनरी वीडियो कल ही अपलोड किया है। जिन बच्चों का अभी दिसंबर में या जनवरी में अटेम्प्ट है, उन बच्चों के लिए रिविजनरी वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। इनफैक्ट हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे हम पूछते रहते हैं, या व्हाट्सएप पे भी हमें स्टूडेंट्स का मैसेज आते रहता है कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हमें डाउट्स आ रहे हैं, इस पे आप एक वीडियो बना दीजिए। तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे भी हम वीडियो बना के चैनल पे अपलोड करते हैं। कई बार कई स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर ये XYZ कंसेप्ट में डिफिकल्टी आ रही है, तो उन डिफिकल्टीज पे भी हम यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियोस अपलोड करते हैं। कई बार डिफिकल्टीज आती है तो व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस पे आपकी डिफिकल्टीज सॉल्व तो होती है। आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7887788712 ये तो है ही। और आपको डाउट्स आते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, डाउट्स नहीं आते तो भी एक बार आपका नाम हमें व्हाट्सएप करके रखिए, ताकि आपका नंबर हमारे लिस्ट में सेव हो जाए और आपको हमारे मैसेजेस मिलते रहे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हमारी नोट्स में से। आगे ये टॉपिक हम मॉड्यूल से ही कवर करेंगे, हमारी जो नोट्स है मॉड्यूल बेस्ड ही है। तो देखो, इन्वेंटरीज मतलब क्या है? इन्वेंटरीज मतलब असेट्स है। क्या है? असेट्स है। कौन सी? जो फिनिश गुड्स है, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिनिश गुड्स, या WIP, या कंज्यूमशन के लिए, या जो रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, करंट एसेट। इन्वेंट्री हमारे बैलेंस शीट में आती क्या है? इन्वेंट्री हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है क्या? यस। कहाँ रिकॉर्ड होती है? अंडर द हेड करंट एसेट। ठीक है, बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील करता है। इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखता है, बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है? असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखता है हमारा। ठीक है, करंट असेट है। ओके, फिर उसके बाद में देखा हमने पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, ये अगले वीडियो में हमारे मॉड्यूल में से पूरा डिटेल में कवर करा है। हमारा मॉड्यूल दिखता कैसा है सर, वो भी बता दीजिए। हमारा मॉड्यूल कुछ इस तरह से दिखता है, इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है कुछ इस तरह से है।
तो ये जो इन्वेंट्री टॉपिक है इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं हम मॉड्यूल से ही कवर करेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स आपके नोट्स में भी है। तो आपके पास मॉड्यूल नहीं भी रहा तो घबराने की कोई बात नहीं, नोट्स है, नोट्स में से आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। यही क्वेश्चंस हम हमारे आगे के लेक्चर्स में यही क्वेश्चंस ये मॉड्यूल में से ही कवर कराएंगे। अब देखो इन्वेंट्री का पर्पस क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करना है, ये मॉड्यूल में से अगले टॉपिक में हम अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी वापस जहाँ थे वहीं आ जाते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या क्या होता है सर? इन्वेंट्री में सर अपना रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड्स होता है। रॉ मटेरियल मतलब ऐसे गुड्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। WIP मतलब पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज अंडर प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड। जैसे कि 31 मार्च को नैनो भी नहीं है, रॉ मटेरियल भी नहीं है, दोनों के बीच का प्रोडक्ट है, तो उसे हमने क्या नाम दिया था? WIP। फिनिश गुड्स मतलब जो ऐसे गुड्स जो रेडी है टू सेल, जो बेचने के लिए रेडी है, उसे हमने कहा था फिनिश गुड्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना कैसे है? तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है हमको कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ऐसे हम वैल्यू करते हैं हमारे इन्वेंट्री का। ठीक है, तो इन्वेंट्री में कॉस्ट मतलब क्या सर? कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट मतलब क्या? ठीक है, कॉस्ट मतलब हमारा परचेस का, हम कितने में खरीद रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट इनकर्ड। चलो यहां देख लेते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन देखा अपन ने, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ये कौन बोलता है हमको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है। अब कॉस्ट मतलब क्या है? कॉस्ट मतलब परचेस कॉस्ट। ठीक है, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब अदर कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट मतलब परचेस कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट। अगर मैं ट्रेडिंग कंसर्न हूँ, पेन खरीद रहा हूँ, पेन बेच रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ परचेस कॉस्ट लगेंगी, कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगेंगी। लेकिन मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं ये पेन बनाता हूँ, तो मैं ये रॉ मटेरियल खरीदूंगा, इंक खरीदूंगा, नीब खरीदूंगा, कैप खरीदूंगा, बॉडी खरीदूंगा, ग्रिप खरीदूंगा, इसे इंस्टॉल करूंगा, उसे असेंबल करूंगा, मतलब कोई कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी और फिर बेचूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं परचेस कॉस्ट मतलब क्या क्या। परचेस कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है अपना? परचेस कॉस्ट में देखो क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ परचेस प्राइस, हमने कितने में खरीदा, प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन दो सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज, फ्रेट इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन। जैसे कि हमने जो डेप्रिसिएशन टॉपिक में देखा था ना, फिक्स्ड असेट की वैल्यूएशन कैसे करती है, वैसे ही तो परचेस कॉस्ट में क्या आ जाएगा अपना? परचेस कॉस्ट में अपना आ जाएगा परचेस प्राइस। ठीक है, अपन ने परचेस प्राइस कुछ होती है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का क्या, यस अपने को डिस्काउंट मिला है, अपने को ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड कर देंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कौन सी ड्यूटीज एंड टैक्सेस? जो हमें हमारे डिपार्टमेंट से वापस नहीं मिलता है, जैसे कि GST है, तो GST क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हमें वापस मिल जाता है। हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे कि अब अमेजोन पे कुछ खरीदते होंगे, तो अभी वीडियो क्लास खत्म होने के बाद में अमेजोन पे जाना, OnePlus 8T देखना, उसका प्राइस कुछ 45,000 दिखा रहा होगा, और ब्रैकेट में लिखा होगा अमेजोन बिजनेस से अगर आप खरीदते हो, मतलब आप GST नंबर कोट करते हो, तो आपको वो 45 का 38 में पड़ेगा। क्यों? जो 7,000 रुपयों का GST है वो आप बाद में डिपार्टमेंट से ले सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जो आपको आगे इंटर और फाइनल लेवल पे पता चलेगा। अभी बस ये ध्यान में रखना है कि कॉस्ट में, परचेस कॉस्ट में हम क्या क्या ऐड करते हैं? परचेस प्राइस ऐड करते हैं, अगर कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हम लेस करते हैं, और उस पर कोई टैक्सेस लग रहे हैं जिसका हमें फ्यूचर में रिफंड नहीं मिलने वाला है, वो टैक्सेस हम ऐड करते हैं। बाद में नॉन रिफंडेबल लिख दो, चलो नॉन रिफंडेबल। ठीक है, बाद में हमने खरीदा मुंबई से,
अब मुंबई से ट्रक में लोड होगा, हमारे फैक्ट्री पे अनलोड होगा, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग ऐड कर देंगे, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऐड कर देंगे। मुंबई से हमारे फैक्ट्री तक या हमारे शॉप तक लाने का फ्रेट लगेगा, कैरिएज इनवर्ड, वो ऐड कर देंगे, कैरिएज इनवर्ड ऐड कर देंगे। बाद में इंश्योरेंस लगा होगा, फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो ऐड कर देंगे, ट्रांजिट इंश्योरेंस वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें एडलेस करने के बाद में हमें क्या मिलेगी, परचेस प्राइस। मतलब उस असेट को हमारी प्रेजेंट इन्वेंट्री को हमारी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने तक का जितना भी खर्चा है वो सारा खर्चा हमने ऐड कर दिया। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, कुछ लेबर लगता है, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में हम उस पर कोई प्रोसेस करेंगे तो लेबर लगेगा, कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, तो वो क्या हो गया हमारा कन्वर्जन कॉस्ट। हमने रॉ मटेरियल लाया, प्लास्टिक का बॉडी लाया, कैप लाया, ग्रिप लाया, इंक लाया, नीप लाया, ये सारी चीजें हमने लाई, पैकिंग की पन्नी लाई, ये सारी चीजें लाई, और उसको पैक पूरा पेन असेंबल करके पैक करके बेचने वाली कंडीशन में लाने के लिए हमें लेबर लगेगा और कुछ खर्चा लगेगा। तो उन खर्चों को हम क्या करते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। और कुछ अलग खर्चे लगेंगे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मतलब अब भैया जी हमको रॉ मटेरियल खरीदना था तो हमें कोई परचेस डिपार्टमेंट लगेगा, कोई हमारा एक एम्प्लॉय होगा जो रॉ मटेरियल सर्च करेगा कहाँ मिलता है, अलग अलग वेंडर से बातचीत करेगा, कौन सा वेंडर हमें कम रेट में अच्छी क्वालिटी का माल दे रहा है ना, परचेस कितना करना है, कैसे करना है, ये सारी बात देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लगेगा ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट को हमारी प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक का लग रहा है वो हम ऐड करेंगे, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट की सैलरी, परचेज डिपार्टमेंट की सैलरी, ये क्या होंगी, ऐड होगी। अब जरा बताना, सेल्स डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग हैं, उनकी सैलरी भी ऐड करूं क्या? नहीं सर, सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सेलिंग से रिलेटेड है। वो क्यों है? वो सेलिंग से रिलेटेड है, ना कि परचेस से, ना कि हमारे वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं आ रहा है, वो बेचने का खर्चा है, तो वो ऐड नहीं होगा। एचआर डिपार्टमेंट होता है, उनकी सैलरी ऐड करो क्या? नहीं सर, वो परचेस से रिलेटेड है क्या? नहीं है, तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे जो खर्चे जो हमारे प्रोडक्ट से कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है वो हम ऐड नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में हमें क्या मिल गया, हमारा कॉस्ट। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारी कॉस्ट। नोट करना है, डू नॉट इंक्लूड, डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या हम इंक्लूड नहीं करेंगे, या एक्सक्लूड, क्या क्या हम एक्सक्लूड करेंगे। नंबर 1 बोरोइंग कॉस्ट, नंबर 1 बोरोइंग कॉस्ट। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है जो बोरोइंग कॉस्ट से डील करता है। बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम चिंदी है, हम फिर भी लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, हम गुड्स खरीदने के लिए उधार ले रहे हैं और उधारी ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो लोन पे इंटरेस्ट लगेगा। तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है, हमारा खर्चा है, कॉस्ट है। कैसा खर्चा है? बोरोइंग कॉस्ट है। कुछ उधार पे लिया, उधार पे लेके हमने बिजनेस किया, तो उधारी का जो खर्चा है, बोरोइंग कॉस्ट, वो हमारे प्रोडक्ट के मटेरियल की कॉस्ट में हम ऐड नहीं करेंगे, वो हम हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ये इंटर फाइनल लेवल पे आपको समझ में आएगा। बोरोइंग कॉस्ट टोटल एक टॉपिक ही है, 4 से 5 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, तो वो हम ऐड नहीं करेंगे। बाद में वेस्टेज हो सकता है, एबनॉर्मल वेस्टेज हो सकता है, जैसे कि हम एक पानी का टैंकर ला रहे हैं, तो पानी का टैंकर ला रहे हैं तो बूंद 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 पानी गिर रहा है, तो ये क्या है, इतना तो गिरेगा ही, तो ये क्या है, नॉर्मल लॉस है। ये क्या है, नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल वेस्टेज है। ये तो होना ही है सर, नॉर्मल वेस्टेज तो होना ही है। लेकिन मान लो मेरी पूरी टैंक ही पलट गई, पूरा पानी पानी हो गया, पूरा टैंक ही मेरा उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज होगा। ये क्या होगा, हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज। और एबनॉर्मल वेस्टेज हम ऐड नहीं करेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज हम ऐड नहीं करेंगे। बाद में स्टोरेज का कॉस्ट, हमने मटेरियल ले लिया और गोडाउन में भर के रख दिया है, गोडाउन का रेंट लग रहा है, तो वो रेंट हमारे कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कॉस्ट में वैसे टोटल हमारे प्राइसिंग में ऐड होगा, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कॉस्ट में
गोडाउन का भाड़ा मतलब स्टोरेज का कॉस्ट ऐड नहीं होगा। तो बोलो चिल्ला चिल्ला के क्या क्या ऐड नहीं होगा? एबनॉर्मल वेस्टेज, बोरिंग कॉस्ट और स्टोरेज, ये ऐड नहीं होगा। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट admin overheads other than those related to purchases, मतलब कौन थे हो गए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ये सारे खर्चे ऐड नहीं होंगे, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिक हमें समझ में आया। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर हमको लेना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर हमको लेना है। कॉस्ट समझ में आ गया। कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है? परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, कैरियज इनवर्ड ऐड हो जाएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड हो जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग ऐड हो जाएगा। मतलब उस असेट को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने तक का जो भी खर्चा है वो हम ऐड कर देंगे, वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये था अपना कॉस्ट। अब देखते हैं एनआरवी। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब हम वैल्यूएशन कब कर रहे हैं? हम वैल्यूएशन करते हैं बैलेंस शीट डेट पे, 31 मार्च को हम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब हमारे पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है उसे अगर हम आज बेचते हैं तो हमें कितना पैसा मिलने वाला है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे कि हम 1 लाख रुपए का कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें 1 लाख रुपया मिल रहा है, लेकिन उस पर एक एजेंट था, एजेंट ने 2% का कमीशन चार्ज किया, तो 1 लाख माइनस 2,000 98,000 हमें मिल रहा है। जैसे कि हमने सेल किया 1 लाख में, तो 1 लाख हमें मिले, लेकिन हमने कमीशन पे किया कितना? 2,000 का हमने कमीशन पे किया, तो नेट हमारे घर में कितना आया? 98,000। कितना आया? 98,000। तो हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 98,000। कॉस्ट है मान लो हमारी 1,10,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है समझो अपनी 98,000। तो अपन कितने पे वैल्यू करेंगे? अपन वैल्यू करेंगे 98,000 पे। मान लो कॉस्ट है अपनी 90,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 98,000, तो अपन इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 90,000 पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मतलब कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो भी कम होगा उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है? ये है हमारा प्रूडेंस का कंसेप्ट। ये क्या है? प्रूडेंस का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बनता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस कंसेप्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस कंसेप्ट, इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। अब देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो फिनिश गुड्स है हमारे पास, कुछ गुड्स बन के रेडी है, तो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? हमें कितना पैसा मिलेगा उसे बेच के और कुछ कमीशन वगैरह होगा वो काट के, ठीक है। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल का एनआरवी मतलब क्या होगा? आज अगर हम ये रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदते हैं मतलब रिप्लेस करते हैं तो कितना हमें मिलने वाला है, वो रिप्लेसमेंट प्राइस उसका एनआरवी हो जाएगा। WIP मतलब इट विल बी द सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। देखो हमने यहाँ रॉ मटेरियल खरीदा, इस पर कोई एक्टिविटी की और यहाँ फिनिश गुड्स आया। रॉ मटेरियल यहाँ पे है अपना WIP और यहाँ पे है फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स का होता है सेलिंग प्राइस। अब हम यहाँ से ऐसा जा रहे हैं, आज 31 मार्च को हम यहाँ तक के ही पहुँचे, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का। सेलिंग प्राइस में से इतना पोर्शन हम माइनस कर देंगे, आगे और जो खर्चे होने वाले हैं उतने खर्चे हम माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ तक की कॉस्ट पता चल जाएंगी, है ना। तो अगर WIP है तो WIP के केस में हम क्या करेंगे? फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस माइनस ये जो खर्चे होने वाले ये खर्चे माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ WIP पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो WIP का एनआरवी ऐसे निकलता है। ये क्वेश्चन में ये यहाँ डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया होता है, क्वेश्चन में बहुत सारी बातें दी जाती है।
तो ये था हमारा इन्वेंट्री का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। अब इन्वेंट्री में एमसीक्यू जो बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो कुछ इस पे आते हैं, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो मैंने बताया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे सवाल कैसे आते हैं ये ध्यान में रखना है। प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली प्रपोर्शनेट टू क्लोजिंग स्टॉक एंड इनवर्सली प्रपोर्शनेट टू ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि क्वेश्चन में क्या होता है 2020-21, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारा 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है। तो इस पे से हमें क्या पता है कि हमारा 2020 का ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड है। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, वो पापी इंसान क्या पूछेगा, वो बोलेगा 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है, तो 2020 के 21 के ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या असर होगा, क्या असर होगा। ध्यान रखना है, सास भी कभी बहू थी। जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। ये साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है, मतलब ये साल का अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड होगा। अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है, तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट का कैसा रिश्ता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनेट। तो अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है, तो अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो जाएगा, है ना। अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो जाएगा। अगर नेक्स्ट, अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी अंडर स्टेटेड होगा। लेकिन अगले साल क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड होगा। ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा। तो हमें दिया जाएगा ये साल का, पूछा जाएगा अगले साल का, तो ये ध्यान में रखना है। तो होता कैसा है 2020, 2021 एंड 2019। तो जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक का संबंध किसके साथ है, पिछले साल के साथ है। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका संबंध कहाँ है, अगले साल के साथ है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब सेकेंड लेक्चर हम लेंगे क्लास रिकॉर्डिंग का इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो कोई डरने की बात नहीं। ये जो हमारा क्लासेस का जो नोट्स दिया है, ये नोट्स इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही बनाया गया है। तो आप ये यूज़ करके आगे के लेक्चर्स कर सकते हो। 2 ही लेक्चर्स आएंगे इन्वेंट्री के। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेंट्री का ये टॉपिक समझ में आया है। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।